एवरीवन। तो हम लोगों ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग ऑसिलेटरी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में देखेंगे। तो ऑसिलरी सर्किट्स हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग ऑसिलेटरी सर्किट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं कि ऑसिलेटरी सर्किट्स होते क्या है, ठीक है, और उनकी वर्किंग क्या होती है। फिर देखेंगे उनके रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, और अलग अलग टाइप के कॉलपिट्स ऑसिलेटर होता है, अलग अलग टाइप के जो ऑसिलेटर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो ऑसिलेटरी सर्किट होता क्या है? तो ये एक ऐसा सर्किट होता है जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है, पर कोई भी फ्रीक्वेंसी हम लोगों की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी उस पर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस वो प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी सर्किट। और ऑसिलेटरी सर्किट को हम क्या टैंक सर्किट भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों को ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करना है। तो इसमें जो मेन हमारे पास कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू ही हम ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें a circuit which produces electrical oscillations of any desired frequency is called as oscillatory circuit और tank circuit, ठीक है। फिर ये हमारा जो है ये एक सिंपल सर्किट है, जिसमें एक इंडक्टर लगा है और एक साइड कैपेसिटर लगा है, ठीक है। तो हमने एक नॉर्मल ऑसिलेटरी सर्किट में एक कैपेसिटर और इंडक्टर ही होता है, पर ये दोनों सीरीज़ में ना होते हुए पैरेलल में होते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये इंडक्टर और इसके पैरेलल में कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल में होते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। और हम लोग ये ऑसिलेशंस कैसे बनाते हैं, जो भी हमारी इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ होती है उसके वजह से हम लोग बना सकते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। ये वाले टैंक सर्किट में हम लोग इस सर्किट को टैंक सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसमें से कैसे हम लोग एल और सी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे कि जो हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है। तो हम लोग कंसीडर ये करेंगे स्टार्टिंग में कि हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज है एक डीसी सोर्स से, और उसकी पोलैरिटीज़ भी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर है, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में है, और ये स्विच है, ये जो आपको ओपन स्विच दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स है उसमें जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें प्लस प्लस है और नीचे वाली प्लेट में माइनस माइनस है। मतलब यहाँ पे चार्ज अभी स्टोर्ड है ना, चार्ज्ड है। अभी पहली सर्किट में हमने हमारे कैपेसिटर को चार्ज्ड रखा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, इन द पोजीशन शोन इन द फिगर, this first figure, the upper plate of the capacitor has deficit of electrons and the lower plate has excess of electrons। अब आपको लोगों को ये तो पता ही चल गया होगा अब तक कि वहाँ पे होल्स है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डिफिशिट है वो इलेक्ट्रॉन्स के, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसलिए वहाँ पे होल्स आ गए। और निगेटिव प्लेट के नीचे आपको यहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहे होंगे, मतलब कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, ऊपर डेफिशिएंट है और नीचे एक्सेस है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड कैपेसिटर हैज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो वोल्टेज कहाँ पे रहेगा, कैपेसिटर की तरफ रहेगा, और कैपेसिटर के पास जो एनर्जी रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। फिर अब सेकंड इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट इसमें तो हमने देख लिया कि हमने इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में रखा, पैरेलल में रखने के बाद जो कैपेसिटर है उसका जो अपर प्लेट है उस पर डिफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन्स का, और लोअर प्लेट एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब हम सेकेंड डायग्राम देखेंगे, उसमें हमारा यहाँ कैपेसिटर के पास ये चार्ज्ड नहीं है, ये अनचार्ज्ड है, डिस्चार्ज्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। डिस्चार्ज्ड है हमारा कैपेसिटर,
और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिल्डअप होंगी, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, यहाँ स्विच कैसा था, ओपन था। सो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड द कैपेसिटर, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारा जो चार्ज कैपेसिटर था वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा इंडक्टेंस से, और करंट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे जैसे एरो बता रहे हैं इंडक्टर की तरफ, वहाँ पे होगा। तो क्या होगा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो विल बी डायरेक्टेड इन द इंडिकेटेड एरो। यहाँ एरो जहाँ पे बता रहा है ना इंडक्टर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। दिस करंट फ्लो सेट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, और इसके कारण क्या हो जाएगा, कॉइल जो है हमारी उसके आजू बाजू आप लोगों को ऐसी लाइंस दिख रही होंगी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, है ना। तो द सर्किट करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज्ड। और सर्किट का करंट कब मैक्सिमम रहेगा, जब हमारी जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स थी वो पूरी तरीके से जब डिस्चार्ज हो जाएंगी, तब हमारे सर्किट का करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और ये टाइम पे जब हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएंगी, तब हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो यहाँ पे रहती है वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। पर जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे मैक्सिमम रहेगा। इसीलिए जो एनर्जी रहेंगी कॉइल के आसपास वो भी मैक्सिमम रहेंगी। मतलब एनर्जी पूरी कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, कॉइल के पास आ गई, और हमारे जो कैपेसिटर की प्लेट्स है वो क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। समझ आ रहा है। अभी फर्स्ट और सेकंड देख लिए, फर्स्ट में कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज थी और यहाँ पे पूरी फुल डिस्चार्ज हो गई। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि तीसरे में वापस जो हमारी यहाँ पे जितनी एनर्जी थी वो अभी ट्रांसफ़र होंगी ये कैपेसिटर की प्लेट्स के पास, और कैपेसिटर वापस से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब कैपेसिटर वापस से चार्ज होगा, बट पहले और इसमें क्या डिफरेंस है थर्ड वाले इसमें, कि इसमें पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी। पहले अपर प्लेट पे डिफिशिएंट थे इलेक्ट्रॉन्स के और लोअर प्लेट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब अपर प्लेट पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और लोअर प्लेट पे क्या हो जाएंगे, डिफिशिएंट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। समझ आ रहा है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। वंस द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज द मैग्नेटिक फील्ड विल बिगिन टू कोलैप्स एंड प्रोड्यूस अ ईएमएफ, और ये इसके ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे। और अब ईएमएफ प्रोड्यूस करता है तो हमको पता है लेंज लॉ के कारण क्या होता है, ईएमएफ अगर वो प्रोड्यूस करता है तो करंट फ्लोइंग भी क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी। तो इसीलिए जो कैपेसिटर है वो वापस चार्ज हो जाता है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा पर अपोजिट पोलैरिटी में। कौन सी पोलैरिटी में, अपोजिट। यहाँ पे माइनस आ जाएगा ऊपर और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएंगी नीचे प्लेट्स में, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज थी, फिर डिस्चार्ज हुई, फिर वापस चार्ज हुई पर अपोजिट पोलैरिटी में। अब डिस्चार्ज होने की बारी है उसकी, है ना। पर अब क्या होगा, आफ्टर कोलैप्सिंग द फील्ड हैज़ रीचार्ज द कैपेसिटर नाउ बिगिन्स टू डिस्चार्ज। अब जैसे ही वो वापस रिचार्ज हो गया कैपेसिटर, वो फट से क्या होगा, डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा खुद को, और जो करंट होगा वो अब अपोजिट, पहले यहाँ डायरेक्शन में फ्लो हुआ करंट, अब यहाँ डायरेक्शन में फ्लो होगा। आप लोग देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के एरो यहाँ और यहाँ देखिए एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और करंट मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लो होगा। तो यही है हमारा ऑसिलेटरी सर्किट्स। ये फॉर्म में हमारा ऑसिलेटरी सर्किट वर्क करता है। पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज होता है अपोजिट पोलैरिटी में, फिर डिस्चार्ज होता है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसी तरीके से, यही प्रोसीजर से हमारे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं ऑसिलेटरी सर्किट में। जैसी हमको फ्रीक्वेंसी मिलती है उसके अकॉर्डिंग ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं ऑसिलेटरी सर्किट में। तो ये जो सर्किट है ये कौन सा सर्किट है, टैंक सर्किट है। अब हमारा जो भी ऑसिलेटर हो उसमें मेन कंपोनेंट क्या रहेगा, टैंक सर्किट रहेगा। टैंक सर्किट की मदद से ही हमारे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो द सीक्वेंस ऑफ चार्ज एंड डिस्चार्ज, ये वाला पॉइंट देखिए। The sequence of charge and discharge results in alternating motion of electrons or an oscillating current.
द एनर्जी इज अल्टरनेटली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटर, है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हुई, फिर कैपेसिटर में, फिर कैपेसिटर में मतलब अल्टरनेट हो रहा है, कैपेसिटर फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर कैपेसिटर, फिर फील्ड। समझ आ रहा है। सो ये जो इंटरचेंज होगा एनर्जी का इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, ये जो होगा वो रिपीट होते जाएगा और ये रिपीटेशन की वजह से हमारे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। इसीलिए हम इस सर्किट को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सर्किट या फिर टैंक सर्किट। और ये टैंक सर्किट या ऑसिलेटरी सर्किट हमारे ऑसिलेटर्स का मेन जो बोलते हैं मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसके वजह से हमारे अलग अलग ऑसिलेटरी सर्किट्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑसिलेटरी सर्किट्स पढ़ा। अब हम देखते हैं कि एक ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। पहले तो हमने पढ़ लिया कि टैंक सर्किट तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम दूसरा पहले देखेंगे टैंक सर्किट। टैंक सर्किट में क्या होता है, इंडक्टर कॉइल होता है और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जैसी फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। किस पे डिपेंड रहेंगे ऑसिलेशंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू पे। तो ये टैंक सर्किट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर का। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये आप सेकेंड पॉइंट देख रहे होंगे, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये डायग्राम देखिए आप लोग, ये वाला बड़ा वाला, इसमें ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये टैंक सर्किट हो गया पहला कंपोनेंट। दूसरा है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये क्या करता है, ये डीसी पावर सप्लाई रिसीव करता है बैटरी से। उस बैटरी से डीसी पावर सप्लाई लेने के बाद उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है एसी पावर सप्लाई में टैंक सर्किट में डालने के लिए। जो डीसी पावर सप्लाई लेता है बैटरी से उसको कन्वर्ट किस में करता है, वो एसी में, और वो किस में डालता है, टैंक सर्किट में। तो इसमें जो ऑसिलेशंस होते हैं टैंक सर्किट में, जो भी ऑसिलेशंस आते हैं ना हमारे टैंक सर्किट में प्रोड्यूस होते हैं, वो ऑसिलेशंस हम लोग इनपुट देते हैं। ये आपको टैंक सर्किट दिख रहा होगा, इसके जो भी आउटपुट रहेंगे ऑसिलेशंस के वो हम इनपुट किस में देते हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में देते हैं। और ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी हमारे ऑसिलेशन है उसको एम्पलीफाई करता है। हम लोग बोलते हैं ना साउंड एम्पलीफाई करना, इसका मतलब उसके जो भी आउटपुट है ऑसिलेशंस के उसको और इंक्रीज्ड आउटपुट मिलता है, ठीक है, ज़्यादा एम्पलीफाई करके, है ना। तो पहले हम लोग पहला मेन कंपोनेंट क्या है ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर का, टैंक सर्किट, और दूसरा क्या है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी हमको ऑसिलेशंस मिलते हैं टैंक सर्किट में उसको हम इनपुट देते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के, और जो हमको आउटपुट मिलता है वो एकदम एम्पलीफाइड मिलता है, ठीक है। और ये जो एम्पलीफाइड आउटपुट लेता है वो किसकी वजह से होता है, डीसी पावर सप्लाई की वजह से होता है। और फिर उसके बाद हम लोग तीसरा कंपोनेंट के पास जाते हैं, फीडबैक सर्किट। फिर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हमारे तो आउटपुट एकदम एम्पलीफाई हो गए, ठीक है। फिर ये कलेक्ट करता है, फीडबैक सर्किट जो है वो कलेक्ट करता है एनर्जी टैंक सर्किट से और उसको पॉजिटिव फीडबैक पहुंचाता है, जैसे इन फेज में रहने चाहिए, है ना, पॉजिटिव फीडबैक कराता है फीडबैक सर्किट। तो तीन इसेंशियल चीज़ें क्या है ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर की, टैंक सर्किट, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और फीडबैक सर्किट। समझ आ रहा है, ये टैंक सर्किट है, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है और ये फीडबैक सर्किट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऑसिलेटरी सर्किट जो है वो अगर वर्क करना चाहिए तो उसने एक क्राइटेरिया ज़रूर मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो क्राइटेरिया का नाम है बार्कहॉसन क्राइटेरिया। तो ये क्या होता है बार्कहॉसन क्राइटेरिया, ये हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा ऑसिलेशंस है वो कंटिन्यूस अनडैम्प्ड रहे। कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस है हमारे आउटपुट में और हमको पॉजिटिव फीडबैक मिले, उसकी कंडीशन होती है एक बार्कहॉसन की, क्या होती है, MV AV = 1।
ये कौन सी कंडीशन पे है कि हमारा जो भी आउटपुट है उसका पॉजिटिव फीडबैक मिले और हमको कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिले आउटपुट में। तो इसलिए हम लोग बारखौसेन क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ऑसिलेटरी सर्किट के लिए 3 मेन कंपोनेंट चाहिए, एक टैंक सर्किट, फीडबैक एम्पलीफायर, टैंक सर्किट, फिर एम्पलीफायर और फिर फीडबैक सर्किट, और उसके बाद बारखौसेन क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये जो बारखौसेन क्राइटेरिया है ये मैंने क्या बताई थी, एम वी वी ए वी इज इक्वल टू 1। तो ये वोल्टेज गेन इसका बता सकते हैं हम, ए वी एफ वोल्टेज गेन इसका होगा ए वी अपॉन 1 माइनस एम वी ए वी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको जो हमारा फीडबैक मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव होगा। और इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर है, ये फीडबैक नेटवर्क है। तो जो भी हम लोगों को यहाँ पे हम लोग इनपुट डालेंगे उसको ये एम्पलीफाई करेगा और हमको फीडबैक कौन सा देगा, सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो एम वी और ए वी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी। फिर ये सब कंडीशंस जो हमने देखी कि ऑसिलेटरी सर्किट्स ऐसे वर्क करता है, उसमें 3 मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, बारखौसेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सभी सर्किट्स ये सभी चीज़ ध्यान में रख के उसके बाद अलग अलग ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर हमने बनाए हैं कि अलग अलग ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर ये सब चीज़ सेटिस्फाई करेंगी और उसकी अलग अलग वर्किंग होंगी। तो हम लोग इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये अलग अलग टाइप के कुछ ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। हार्टली इसमें से 2-3 देखेंगे हम लोग जो आपको मेन सिलेबस में है, हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, बाकी तो ये 6 टाइप के ऑसिलेटर होते हैं। अलग अलग आउटपुट, अलग टाइप के आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट्स वी यूज़ डिफरेंट ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स, राइट। सो हम लोग अभी देखेंगे एक एक, पर इन सभी चीज़ में एक चीज़ क्या कॉमन रहेगी कि इनका बारखौसेन क्राइटेरिया ये हर ऑसिलेटर सेटिस्फाई करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो भी मेन कंपोनेंट्स है हमारे टैंक सर्किट, फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक और एम्पलीफायर, तीनों चीज़ मेन कंपोनेंट्स है, ये रहनी चाहिए। अभी हम लोग तीनों की वर्किंग और इनका कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।